हेलो स्टूडेंट, आज हम जो प्रॉपर्टी है नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 7। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हमने प्रॉपर्टी नंबर 1 से लगाकर 6 तक कंप्लीट कर दी थी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 7। 7 प्रॉपर्टी द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम विद द कोफैक्टर ऑफ द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ सम अदर रो और कॉलम इज जीरो। इसके अंदर लिखा हुआ है कि द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स, इसके किन्हीं भी रो या कॉलम, रो और कॉलम, या तो रो ले सकते हो या कॉलम ले सकते हो, उनके एलिमेंट्स के प्रोडक्ट किसके साथ में, कोफैक्टर के साथ में। किसी भी रो या किसी भी कॉलम के एलिमेंट्स का प्रोडक्ट कोफैक्टर के साथ में, और फिर उसका क्या करना है, सम। तो प्रोडक्ट का सम क्या आ जाएगा, जीरो। आपको क्या लेना है, जैसे ये वाली रो ली है तो कोफैक्टर या तो इस रो के लोगे या इस रो के लोगे। एलिमेंट्स और कोफैक्टर सेम रो के नहीं होने चाहिए। अगर एलिमेंट्स आपने फर्स्ट रो के लिए है तो कोफैक्टर या तो सेकंड रो के लेने या थर्ड रो के लेने। जैसे मैंने यहाँ पे एलिमेंट्स फर्स्ट रो के लिए A11 A12 A13, तो मुझे कोफैक्टर या तो सेकंड रो के लेने या थर्ड रो के। तो मैंने कोफैक्टर कौन सी रो के लिए, थर्ड रो के, F31 F32 F33। इन दोनों का प्रोडक्ट का सम क्या होगा, जीरो होगा। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कि आप चाहे रो लो या कॉलम लो, अगर आप रो लेते हो तो रो के एलिमेंट्स का प्रोडक्ट कोफैक्टर के साथ में, इस रो को छोड़ के, जो रो ली है उस रो को छोड़ के अदर रो के साथ में इसके एलिमेंट्स का क्या, प्रोडक्ट का सम क्या होगा, जीरो होगा। ये रो के साथ में था, आप कॉलम के साथ में भी ले सकते हो। जैसे फर्स्ट कॉलम लिया है तो फर्स्ट कॉलम में आपके A11 A21 A31, इसका कोफैक्टर के साथ में प्रोडक्ट, कोफैक्टर इसके भी ले सकते हो, इसके भी ले सकते हो, उनका भी प्रोडक्ट क्या आएगा, जीरो आएगा। यानी एलिमेंट्स और कोफैक्टर का जो प्रोडक्ट का सम करोगे वो जीरो आएगा। कब आएगा, सेम रो के दोनों नहीं होने चाहिए, दोनों क्या होने चाहिए, अलग अलग रो या कॉलम के होने चाहिए। ये आपके प्रॉपर्टी नंबर 7। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 8 प्रॉपर्टी, इफ ईच एलिमेंट्स इन ए रो और इन ए कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज जीरो। यदि किसी रो या कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट्स क्या हो, जीरो हो, देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज जीरो। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी क्या होगी, जीरो होगी। जैसे मैंने एक डिटर्मिनेंट लिया है 1 2 3 0 0 0 1 5 6। यदि किसी डिटर्मिनेंट की किसी भी रो या कॉलम, दोनों में से कोई भी हो सकता है, अगर प्रत्येक एलिमेंट जीरो हो तो उसकी वैल्यू डायरेक्ट क्या होती है, जीरो होती है। प्रॉपर्टी नंबर 8 से। अब है नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 9। प्रॉपर्टी नंबर 9 है, इफ ईच एलिमेंट्स ऑफ वन साइड ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज जीरो। लिखा हुआ है ईच एलिमेंट्स ऑफ द वन साइड ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल ये होता है, इसकी दो साइड, एक ऊपर वाली और एक नीचे वाली। किसी भी एक साइड के अगर सारे एलिमेंट जीरो हो जाए, ये कह रहा है कि प्रिंसिपल डायगोनल के किसी एक साइड के सारे एलिमेंट्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए, देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इट्स द प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, डायगोनल एलिमेंट्स के वैल्यू के क्या, मल्टीप्लाई के इक्वल होगी। यहाँ पे देखते हैं, जैसे ये वाला डिटर्मिनेंट है सेकंड ऑर्डर का, यहाँ पे ये प्रिंसिपल डायगोनल है। इस प्रिंसिपल डायगोनल के एक साइड के, कौन सी साइड, ये वाली साइड, इसके सारे एलिमेंट्स क्या है, इसके सारे एलिमेंट्स क्या है, जीरो। एक ही एलिमेंट्स है वो भी क्या है, जीरो। यानी एक साइड की या तो ऊपर वाली हो या नीचे वाली हो, उसके सारे एलिमेंट्स अगर जीरो हो तो उसकी वैल्यू क्या होगी, इसके जो डायगोनल के एलिमेंट्स है उसके मल्टीप्लाई के इक्वल होगी। इसको सॉल्व करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, जीरो, और आएगा तो ये। यानी कि प्रिंसिपल डायगोनल के एक और के एलिमेंट्स यदि जीरो हो तो उसकी वैल्यू उसके डायगोनल एलिमेंट्स के मल्टीप्लाई के इक्वल होती है। जैसे ये वाला, यहाँ पे ऊपर वाली साइड के, ये प्रिंसिपल डायगोनल है, इसकी ऊपर वाली साइड के सारे एलिमेंट्स, एक ही एलिमेंट्स है वो भी क्या, जीरो है, तो इसकी जो वैल्यू होगी इन दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल होगी। आप नॉर्मल तरीके से निकालोगे तो भी क्या आएगी, यही आएगी। अब ये थर्ड ऑर्डर का है। थर्ड ऑर्डर में
आपके ये प्रिंसिपल डायगोनल है, इसके एक साइड के यानी नीचे की तरफ के सारे एलिमेंट्स क्या है, 0 है। तब इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इस डायगोनल के एलिमेंट्स के जो मल्टीप्लाई कराओगे ए एक्स एल, इस तीनों के मल्टीप्लाई के इक्वल आएगी। इसको सॉल्व करोगे तो भी ये आएगी। यहाँ पे देखो, फर्स्ट रो से भी सॉल्व कर सकते हो, सेकंड रो से भी, थर्ड रो से भी, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, किसी से भी सॉल्व कर सकते हो। सबसे इजी रहेगा थर्ड रो से सॉल्व करना या फर्स्ट कॉलम से सॉल्व करना। थर्ड रो में क्या, दो एलिमेंट 0 है, तो इससे आपको लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आपको एक एलिमेंट से ही खोलना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। जब एल से खोलोगे तो एल से कॉलम और रो को छुपा दो, जो बचा है उनको लिखना है। अब एल है 33 नंबर पे आ रहा है, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। फिर इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा। आप फर्स्ट रो से भी खोलोगे तो भी आपके क्या आएगा, वो का वो आने वाला, यानी ये आएगा। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग यदि प्रिंसिपल डायगोनल के एक साइड के सारे एलिमेंट्स की वैल्यू अगर 0 हो तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स के मल्टीप्लाई के इक्वल होती है। ये आपके प्रॉपर्टी नंबर 9th। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 10th। लास्ट प्रॉपर्टी है ये आपके प्रॉपर्टी नंबर 10th। प्रॉपर्टी नंबर 10th है, इफ ए डिटर्मिनेंट इज ए polynomial in x such that its value is 0 for x equal a, x minus a is a factor of determinant। इसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई डिटर्मिनेंट हो, x में पॉलिनॉमियल हो, x में पॉलिनॉमियल का मतलब होता है उसके अंदर x आ रहा हो, वेरिएबल x आ रहा हो, तो वो क्या कहलाएगा, x में पॉलिनॉमियल कहलाएगा। सच डैट इट्स वैल्यू इज 0 फॉर एक्स इक्वल ए, यदि x की जगह a रखने पर अगर इसकी वैल्यू 0 आ जाती है तो x माइनस ए इसका क्या होगा, एक फैक्टर होगा, ये कह रहा है। जैसे यहाँ पे x इक्वल ए रखो, फिर सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आ जाएगी। तो इस पॉलिनॉमियल का x माइनस ए एक क्या होगा, फैक्टर होगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो मल्टीप्लाई के अंदर x माइनस ए आएगा और इधर कुछ अदर आएगा, यानी इसके मल्टीप्लाई में, यानी इसके एक फैक्टर के अंदर क्या आएगा, x माइनस ए आएगा। ये आपकी 10th प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गई। अब सारी प्रॉपर्टी वन बाय वन वापस देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट। ये आपके प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट है, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमाइन अनचेंज इट्स रो इफ इट्स रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज। यदि किसी डिटर्मिनेंट के कॉलम को और रो को क्या कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं, यानी रो की जगह कॉलम और कॉलम की जगह रो लिखोगे तो इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। इसकी वैल्यू वो की रहेगी जैसे पहले थी, वो की वो बाद में रहेगी। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट है, रो और कॉलम को इंटरचेंज करने पे डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है। अब देखते हैं प्रॉपर्टी सेकंड। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड है, इफ़ एनी टू रो ऑफ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज द साइन ऑफ द डिटर्मिनेंट चेंज। यदि डिटर्मिनेंट की किन्हीं दो रो या कोई दो कॉलम को अगर इंटरचेंज करते हो, ओनली दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज करते हो तो डिटर्मिनेंट का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर पहले डिटर्मिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव थी तो अब नेगेटिव हो जाएगी, अगर पहले नेगेटिव थी तो अब पॉजिटिव हो जाएगी। डिटर्मिनेंट का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये आपके प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड। प्रॉपर्टी थर्ड, ये आपके प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, इफ़ टू रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज 0। यदि किसी डिटर्मिनेंट की कोई दो रो या कॉलम आइडेंटिकल हो यानी सेम हो तो उसकी डायरेक्ट वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ये प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फोर्थ। ये आपके प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ। प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ है, इफ़ each elements of a row or column of a determinant is multiplied by the same number k। यदि किसी डिटर्मिनेंट के कोई भी रो या कॉलम ले सकते हो, अगर उसको किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करवाओ, यानी मैंने थर्ड रो से क्या करवा दिया, सेम नंबर यानी के से मल्टीप्लाई करवाया, देन द वैल्यू ऑफ द न्यू डिटर्मिनेंट इज के टाइम्स द वैल्यू ऑफ द ओरिजिनल डिटर्मिनेंट। जो नई डिटर्मिनेंट है उसकी जो वैल्यू होगी, यानी नई डिटर्मिनेंट डेल वन है, डेल वन की वैल्यू ओरिजिनल डिटर्मिनेंट की वैल्यू की कितनी टाइम्स हो जाएगी, के टाइम्स हो जाएगी। जैसे कि ये मैंने एग्जांपल ले लिया, ये डेल है और ये डेल वन है। डेल के अंदर मैंने 3 से, इसकी जो फर्स्ट रो है उसको मैंने किससे मल्टीप्लाई करवाया, 3 से मल्टीप्लाई करवाया।
तो दोनों की वैल्यू में क्या चेंज आया, पहले वाले की वैल्यू तो आई 1, दूसरे वाले की वैल्यू आई 3 आ गई। यानी कि जिससे मल्टीप्लाई करवाया है तो उसकी वैल्यू में भी उससे मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी 3 टाइम्स हो जाएगी। ये आपके प्रॉपर्टी नंबर 4। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी नंबर 5 और 6। ये आपके प्रॉपर्टी नंबर 5 है और 6 है। प्रॉपर्टी नंबर 5 है, यदि कोई डिटर्मिनेंट टर्म के सम की, उसकी कोई रो या कॉलम टर्म के सम के रूप में दे रखी हो तो उस डिटर्मिनेंट को भी आप सम के रूप में लिख सकते हो अलग अलग करके। यानी पहला वाला जो सम है पहले वाले डिटर्मिनेंट में आ जाएगा, बाकी ऐसा कैसा। दूसरा वाला जो है टर्म वो आपके दूसरी वाली डिटर्मिनेंट में आ जाएगा, बाकी ऐसा कैसा। ये आपके प्रॉपर्टी नंबर 5 है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 है 5 की जैसी है। इसके अंदर आपके जो ऊपर वाली जो प्रॉपर्टी है प्रूव करने के लिए सारी प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। ये आपके इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है 6, ये अधिकांश अप्लाई होगी। आप किन्हीं दो रो या कॉलम को ऐड कर सकते हो किसी भी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करके। आप किन्हीं भी दो रो या किन्हीं भी दो कॉलम को ऐड कर सकते हो कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करके। जैसे मैंने रो फर्स्ट, जैसे ये डिटर्मिनेंट है, इसमें रो फर्स्ट और थर्ड को ऐड किया है और थर्ड कॉलम को मैंने किससे मल्टीप्लाई करवाया है, के से। यानी कि दो कॉलम को मैंने ऐड किया है और सेकंड कॉलम को मैंने के से मल्टीप्लाई करवाया है। यानी कि फर्स्ट रो या सेकंड रो या कोई भी रो ले सकते हो, कोई भी कॉलम ले सकते हो, उनको ऐड कर सकते हो आप किसी भी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करके, तो उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है। रो को ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस कर सकते हो, तो उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। ये आपके प्रॉपर्टी नंबर 6 है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसके क्वेश्चन करेंगे तो ये और भी क्लियर हो जाएगी इसको अप्लाई कैसे करना है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है 7, 8, 9, 10, ये जो अपन ने आज पढ़ी है, ये आपकी आज पढ़ी जो प्रॉपर्टी 7 है। प्रॉपर्टी 7 क्या कहती है कि कोई भी रो के एलिमेंट्स हो उस और को फैक्टर के एलिमेंट्स के मल्टीप्लाई का सम करवाओगे तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। कंडीशन है कि जो एलिमेंट्स है और को फैक्टर है वो सेम रो के नहीं होने चाहिए या सेम कॉलम के नहीं होने चाहिए, अलग अलग कॉलम के होने चाहिए। प्रॉपर्टी नंबर 8 है, इसके अंदर यदि किसी डिटर्मिनेंट की प्रत्येक रो के सारे एलिमेंट 0 हो जाए या प्रत्येक कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हो जाए तो उसकी वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी। 9 प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी नंबर 9 के अकॉर्डिंग इसमें बोला गया है कि प्रिंसिपल डायगोनल के एक साइड के अगर एलिमेंट सारे 0 है तो उसकी वैल्यू प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स के मल्टीप्लाई के इक्वल होगी। प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स के मल्टीप्लाई के इक्वल, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स के मल्टीप्लाई के इक्वल होगी। लास्ट एंड फाइनल प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी 10। प्रॉपर्टी 10 कहती है कि यदि कोई डिटर्मिनेंट x में पॉलिनोमियल हो और x इक्वल a रखने पे उसकी वैल्यू क्या हो जाती हो, 0 हो जाती हो। x इक्वल a रखने पे उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती हो तो x माइनस a उसका क्या होता है, एक फैक्टर होता है। ये आपकी सारी प्रॉपर्टी क्लियर हो गई। अब है डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लाई। डिटर्मिनेंट के मल्टीप्लाई दो तरीके से किए जा सकते हैं। एक जैसे अपन ने मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किया था रो बाय कॉलम, यानी फर्स्ट वाले डिटर्मिनेंट की रो लेंगे, सेकंड वाले डिटर्मिनेंट की क्या लेंगे, कॉलम। जैसे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया वैसे के वैसे आप डिटर्मिनेंट को भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करने की दो मेथड है। एक मेथड है रो बाय कॉलम जो कि मैट्रिक्स में थी, दूसरी मेथड है रो बाय रो। रो को रो से भी मल्टीप्लाई करके कर सकते हो। तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ और मल्टीप्लाई भी इसके अंदर सीख जाते हैं। प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट। प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट के अंदर जैसे मैं एक डिटर्मिनेंट ए ले लेता हूँ जिसके एलिमेंट्स है 1, 2, 1, 3, 4, 2, 1, 1, 2, और दूसरी डिटर्मिनेंट मैं ले लेता हूँ बी जिसके एलिमेंट्स मान लेता हूँ 3, 1, 1, 2, 2,
3 1 2 3। अब इन दोनों का क्या करवाना है, मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट करवाना है। डिटर्मिनेंट फर्स्ट को मल्टीप्लाई करवाना है डिटर्मिनेंट सेकंड से। इसकी दो मेथड है। एक मेथड जो आप जानते ही हो, रो बाय कॉलम। तो सबसे पहले रो बाय कॉलम से ही करते हैं इसको। ठीक है, मल्टीप्लाई है, आप इसको सॉल्व करके भी मल्टीप्लाई करवाओगे तो भी आंसर वही आएगा, और इनका मल्टीप्लाई करके फिर इसको सॉल्व करोगे तो भी आंसर वही आएगा। जब ये वैल्यू है तब आप मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हो और सॉल्व करके भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। यानी कि पहले इन दोनों को अलग अलग सॉल्व कर दो, जैसे सॉल्व करते हो, खोलते हो, ओपन करते हो, और फिर उनका मल्टीप्लाई करवा सकते हो। लेकिन जब ये पॉलिनोमियल में होंगे, ये कांस्टेंट टर्म में होंगे, ABC में होंगे, तो उनका अगर मल्टीप्लाई करना हो तो मल्टीप्लाई करने का तरीका है कि आप रो बाय कॉलम से भी मल्टीप्लाई करवा सकते हो, रो बाय रो से भी। रो बाय कॉलम वही मेथड है जो कि मैट्रिक्स के अंदर थी, इसको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी मेथड है रो बाय रो, यानी कि रो को रो से मल्टीप्लाई करवाना। रो को रो से मतलब है फर्स्ट रो का फर्स्ट रो से, ये 3 हो जाएगा। 2 का 1 से 2 हो जाएगा। 1 का 1 से 1 हो जाएगा। फिर सेकंड 1 का 2 से, रो में ही चल रहा है, 1 का 2 से 2, 2 का 2 से 4, और 1 का 3 से 3। फिर थर्ड 1 का 1 से 1, 2 का 2 से 4, और 2 का 3 से 3। ये आपके फर्स्ट रो आ गई। फिर सेकंड निकालने के लिए यहाँ पे सेकंड रो ले लो, सेकंड रो को फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई करवा दो। 3 का 3 से 9, 3 का 4 से 4, और 2 का 1 से 2। फिर सेकंड रो को सेकंड से, 3 का 2 से 6, 4 का 2 से 6, 4 का 2 से 8, और 2 का 3 से 6। फिर सेकंड का थर्ड से, 3 का 1 3, 4 का 2 8, 2 का 3 6। फिर थर्ड का फर्स्ट से, 1 का 3 3, 1 का 1 1, 2 का 1 2, 1 का 2 से 2, 1 का 2 से 2, 2 का 3 से 6, 1 का 1 से, 1 का 2 से, 2 का 3 से 6। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6 और 3 9, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 16 15, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 17, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 9। ये इनका क्या आ गया, मल्टीप्लाई। ये रो का रो से किया है, और रो का कॉलम से जैसे डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई करवाते हो वैसे ही करवा सकते हो। दोनों से आंसर क्या आएगा, सेम ही आ जाएगा, अलग आपके नहीं आएगा। लेकिन मैट्रिक्स के अंदर एक ही मेथड है रो का कॉलम के साथ में, वहाँ पे रो का रो के साथ में मल्टीप्लाई नहीं करवा सकते। तो ये आपके प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट भी हो गया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन एक्सरसाइज 4.2 करने जाएंगे। इससे पहले आप इनकी जो प्रॉपर्टी है उनको अच्छी तरीके से पढ़ के लर्न कर देना। धन्यवाद।